हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं समान हिंदी का टॉपिक कारक का पार्ट 1। आपके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो वाक्य अशुद्धि संबंधी प्रश्न जो आपके सिलेबस में है वहाँ पे जो आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि वाक्य अशुद्धियों में जो प्रश्न आते हैं तो उसमें सर्वाधिक देखने को मिला है कि कारक संबंधी अशुद्धियाँ से ही संबंधित प्रश्न होते हैं। सर्वाधिक, ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे वाक्य। तो अगर आपका ये कारक सही रहेगा तो आप वहाँ पर कर सकोगे। और मैंने पिछले वीडियो जेंडर पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपसे बताया था कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, अगर आप इनको अच्छे से समझते जाओगे तो वाक्य और वर्तनीय संबंधी अशुद्धियाँ जो हैं वो आपकी सही होती रहेंगी। उनके प्रश्न अपने आप ही वो चैप्टर तैयार हो जाएगा। और यहाँ मैं अपने उन दोस्तों को बता दूं जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो राजस्व लेखपाल संबंधी पिछले वीडियो की प्लेलिस्ट मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और वहाँ पर समान हिंदी के 2 टॉपिक कंप्लीट कराए जा चुके हैं, तो आप उसको देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपके एक एक करके टॉपिक धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए लाइव वीडियोज़ भी आ सकें। और वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो देखते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, कारक को जानने के लिए पहले मैं इस बात को समझा दूं कि जिस प्रकार से किसी भी अन्य विषय का एक थंब रूल होता है, जैसे कि आप उदाहरण के लिए गणित को ले लें, तो गणित में किसी प्रश्न को हल करने का एक महत्वपूर्ण नियम है बोर्डमास। तो वहाँ पर आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते कि जो प्रक्रिया है कि भाग जोड़ घटाना, तो उसको आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। वहाँ पर आप देखे होंगे कि जब सरलीकरण से संबंधित गणित के प्रश्न आते हैं तो आप तुरंत ही वहाँ पर बोर्डमास का नियम लगाते हैं। तो उसी प्रकार से हिंदी में व्याकरण में भी किसी भी वाक्य को लिखने का या बोलने का एक व्याकरण संबंधी नियम है। अगर आप उन नियमों में फेरबदल करेंगे तो आपके वो वाक्य त्रुटिपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। और कभी कभी तो ये अशुद्धियाँ इन नियमों के अभाव में इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आप किसी भी परीक्षा में अगर हिंदी माध्यम से बैठते परीक्षार्थी होते हैं और उसके बावजूद जबकि आप हिंदी माध्यम से ही लिख रहे होते हैं प्रश्न का उत्तर, लेकिन तब भी आपके नंबर हिंदी में ही सबसे ज़्यादा कम आते हैं। या हिंदी माध्यम में लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से आ रहे होते हैं, आपने उस प्रश्न का उत्तर भी अच्छे से दिया होता है, लेकिन जब परीक्षा आता है और आप रिज़ल्ट देखते हैं, मार्कशीट अपनी देखते हैं और पता चलता है कि आपके उसमें नंबर कम आए हुए हैं, तो आपको लगता है कि हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नियमों के साथ व्याकरण के नियमों को देखते हुए अपने हिंदी के उत्तर को लिखेंगे तो आपको डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। और यहाँ पर पढ़ो सेंटर पे मैं आपके लिए समान हिंदी के जो टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में ही काम आए, बल्कि आप इन हिंदी समान हिंदी के पूरे सिलेबस को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके हिंदी के जो वाक्य लिखने का तरीका है या जो वाक्य में आप अशुद्धियाँ कर देते हैं किसी भी परीक्षा में बैठते समय, अगर हिंदी माध्यम के आप परीक्षार्थी हैं, तो आपकी वो गलतियाँ ना हों और आपको हिंदी माध्यम में अच्छे नंबर मिल सकें। इन छोटी छोटी गलतियों को आप करना छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक कारक। तो सबसे पहले कारक की परिभाषा देखते हैं। तो किसी भी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध जिस शब्द के कारण क्रिया से स्थापित हो जाता है वह शब्द या वचन कारक चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं। तो एक चीज़, आप अगर इंग्लिश ग्रामर आपने देखा ही होगा तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वहाँ पे भी एक थंब रूल काम करता है कि कर्ता क्रिया उसके बाद। तो यही बात यहाँ पर भी की जा रही है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जिस भी शब्द के कारण या चिन्ह के कारण या विभक्ति के कारण क्रिया से स्थापित हो जाए तो वही जो है चिन्ह या परसर्ग आपका कारक कहलाता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो उदाहरण में समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला आप उदाहरण देखिए जिसमें किसी भी कारक या परसर्ग या चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पहला वाक्य है कि राम किताब देखा। अब इसमें किसी भी बात का आपको सेंस नहीं मिल रहा है कि ये कैसा शब्द है, तो ये पूरी तरह से अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें कारक या विभक्तियों या परसर्ग का इस्तेमाल, चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो बिना कारक के वाक्य ऐसे हो जाते हैं, राम किताब देखा।
वहीं जब कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए कि राम ने किताब को, ने और को यही चिन्ह और विभक्तियां हैं, यही कारक हैं। तो राम ने किताब को, तो ने और को लगा देने से आपको इस वाक्य का एक सेंस मिला कि राम ने किताब को देखा। अगर इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो राम किताब देखा। अब किताब ने राम को देखा, राम ने किताब को देखा, किसी और ने राम और किताब दोनों को देखा, आप कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपने इन कारक चिन्हों का प्रयोग कर दिया ने और को का, तो वहीं पर एक बात स्पष्ट हो गई कि राम ने किताब को देखा। किसको देखा? किताब को देखा। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा मुझे लगता है स्पष्ट हो गई होगी आपके सामने। अब बात करते हैं कारक की। तो हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं जिनकी अपनी विभक्तियाँ और चिन्ह हैं। तो उन कारकों को देखते हैं, 8 कारकों को उदाहरण सहित देखेंगे। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस कारक चैप्टर को, टॉपिक को आसान से आसान भाषा में आपको समझा सकूं, क्योंकि हिंदी के जो परीक्षार्थी हैं, हिंदी से ही उनकी पढ़ाई हुई है, तो उनको उम्मीद है कि ये कारक के बारे में पता होगा। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अभी उनको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इससे ही मिलता जुलता इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ रखे हैं नियम। तो 8 प्रकार के होते हैं, उनको मैंने 3 उसमें उसकी बांट रखा है। कारक, कार्य और विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं, कि अगर वो कौन सा कारक है उसके क्या कार्य हैं, और वो विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि चिन्ह कि जिनका प्रयोग वो किया करते हैं अब उस कारक में। तो देखते हैं, सबसे पहला कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में है, कर्ता कारक किसे कहेंगे? जो क्रिया को करता है, इंग्लिश में वही सब्जेक्ट, इंग्लिश ग्रामर का। तो कर्ता जो है क्रिया को करने वाला, यानी वर्ब को करने वाला, और तो वो सब्जेक्ट ही कहलाता है इंग्लिश ग्रामर में भी और हिंदी में भी। तो कर्ता वो हो गया। और यहाँ पर जो विभक्तियाँ या जो प्रयोग की जाती हैं वो है ने, या फिर बिना चिन्ह के, यानी कि वहाँ पर और कोई विभक्ति ने ही होगा। तो कर्ता जो है वो ने। और उदाहरण के लिए वाक्य देख लीजिए, राम ने भोजन किया। तो जहाँ इस प्रकार से ने लग जाता है तो ने लगते ही वो कर्ता कारक हो जाता है। दूसरा है कर्म कारक, कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी कि आपके द्वारा अगर किसी चीज़ पे काम किया जा रहा है और उसका असर उस पर पड़ रहा है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो वो जो है कर्म कारक हो गया। तो इसकी विभक्ति होती है को या बिना चिन्ह के। बिना चिन्ह के का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि राम भोजन किया कर लें आप, उदाहरण के लिए ने हटा दें, तब भी सेंस वही आएगा कि हाँ राम ने ही भोजन किया या राम ने भोजन किया। तो जैसे इंग्लिश ग्रामर में होता है कि कुछ साइलेंट हो जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे है, राम ने भोजन किया, पहला ही उदाहरण में दे रहा हूँ, राम ने भोजन किया, बिना चिन्ह के अगर प्रयोग करेंगे राम भोजन किया, तो सेंस वही आता है कि राम ने ही भोजन किया है, किसी और ने उसका खाना नहीं खाया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी साधारण से जो है अमहत्वपूर्ण लगने वाले उदाहरणों से ही मैं आपको समझा दूंगा, ताकि ये आसान से आसान लगे। तो इसी तरह से कर्म देखेंगे कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यहाँ पर भी वही नियम है। तो विभक्ति यहाँ पर ऊपर में ने थी, कर्ता कारक में, कर्म कारक में वो को हो जाती है, विभक्ति को। तो और या बिना चिन्ह के। तो अब उदाहरण देख लेते हैं कि कहाँ इस विभक्ति को का प्रयोग हो रहा है। तो पहला उदाहरण है हमारा कि राम ने रावण को मारा। किसने किसको मारा? तो रावण को मारा। आप स्वयं से प्रश्न कर लिया करें, जब विभक्ति के प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर कई किताबों में आपको ये उल्लेख भी मिल जाएगा, अच्छे अच्छे राइटर्स ने, विद्वानों ने बताया है कि प्रश्न करने से ही बोध हो जाता है। यह बोध होने का मतलब कि आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी कारक का प्रयोग हुआ है। तो राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा? तो रावण को मारा। आपको उत्तर को में ही मिलेगा। ठीक है, अब जैसे बिना चिन्ह के भी एक उदाहरण देख लेते हैं। ऊपर मुझे समझाना पड़ा था, यहाँ स्पष्ट मैंने लिख दिया एक उदाहरण कि बिना चिन्ह के का यहाँ पर देखेंगे पहले वाले में, तो राम ने रावण को मारा, को विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग हुआ है कर्म कारक में। दूसरा है बिना चिन्ह के, तो महेश किताब पढ़ रहा है। कौन? महेश। किसको? यानी किताब को पढ़ रहा है। तो को यहाँ पर नहीं है, बिना चिन्ह का प्रयोग किया गया, लेकिन को का यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा इस वाक्य में कि को छिपा हुआ है। तो महेश किताब को पढ़ रहा है लिखें, या फिर महेश किताब पढ़ रहा है, तो ये बातें सेम है। तीसरा देखते हैं करण कारक।
यानी कि जिस साधन से क्रिया हो रही हो, यानी कि जिसके द्वारा, अगर अध्यापक डंडे से टीचर विद्यार्थियों को मारता है तो डंडे से ही वो मार रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इसकी विभक्ति देखेंगे कि कौन कौन सी होती है। तो इसकी विभक्ति है से, के द्वारा, साथ, के कारण। और उदाहरण है इसका, राम ने रावण को किससे, तीर से मारा। तो से का प्रयोग हो गया से विभक्ति का, तो ये करण कारक हो गया कि जिसके द्वारा हो रहा हो काम, जिससे हो रहा हो काम, जिसके साथ हो रहा हो काम, जिसके कारण हो रहा हो काम, वो सब किस में आएगा, करण कारक में। अब आ जाते हैं संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की गई हो, यानी कि कोई काम हो रहा है तो किसी के लिए हो रहा होगा। हम पढ़ रहे हैं तो फिर परीक्षा के लिए, में पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो जिसके लिए क्रिया की गई हो तो वहाँ पे आ जाता है संप्रदान कारक। और इसकी विभक्ति क्या होती है, के लिए, को, के, निमित्त। अब आप कहेंगे कि कर्म में भी को का प्रयोग हो रहा है विभक्ति का, संप्रदान में भी को की विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो आप निश्चिंत रहें, अभी आगे इस चीज़ को भी स्पष्ट किया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक ही है, टॉपिक का सब टॉपिक ही है इन नियमों के तहत। तो संप्रदान में देखेंगे कि जिसके लिए क्रिया की गई हो तो उसका विभक्तियाँ क्या हैं, के लिए, को, के और निमित्त। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण है माँ यशोदा कृष्ण के लिए मक्खन लाती है। माँ यशोदा किसके लिए लेके आती है, तो कृष्ण के लिए लेके आती है। मैंने अभी ऊपर बताया कि आप प्रश्न कर लिया करें, आपको विभक्ति और कारक दोनों पता चल जाएंगे। तो माँ यशोदा कृष्ण के लिए, यहाँ पे के लिए विभक्ति का प्रयोग हो गया, तो ये संप्रदान कारक है, ठीक है। यानी कि कृष्ण के लिए क्रिया की है किसने, माँ यशोदा ने। पांचवा देखते हैं अपादान। अपादान जो है जहाँ अलगाव हो। अब आप कहेंगे कि इसकी विभक्ति भी से है, तो यही प्रश्न फिर आ गया, एक और विवाद झगड़ा कि भैया से हमारी भी विभक्ति, अपादान कहता है कि से हमारी भी विभक्ति है और कर्ता कहता है से हमारी भी विभक्ति है। तो इसका भी निदान हम चल के इस झगड़े का सुलटारा नीचे करेंगे, ठीक है। तो अपादान जो है जहाँ अलगाव होता है, किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती हो, वहाँ पर अपादान कारक है और उसका विभक्ति क्या है, से। अब उदाहरण के लिए देखते हैं, वृक्ष से फल गिरा, वृक्ष से पत्ती गिरी, मोटरसाइकिल से व्यक्ति गिरा। तो ये अलग हो गए, तो जहाँ अलगाव होगा वहाँ विभक्ति से होगी और वहाँ पे अपादान कारक होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा, ये आसान से आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। तो छठा है संबंध, संबंध कारक। तो ये नाम से स्पष्ट है कि जिससे संबंध का पता चले कि किसके बीच में क्या क्या संबंध है। अब देखते हैं कि यहाँ पर विभक्ति कौन कौन सी प्रयोग होती है। तो विभक्ति यहाँ पे अलग से नहीं, बल्कि ज़्यादातर ये देखा जाता है अव्ययी भाव के तत्व के तौर पे आपसे जुड़ी रहती है, संज्ञा के साथ ही, सब्जेक्ट के साथ ही जुड़ी रहती है। तो का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अब आप पूरे नीचे उदाहरण देखेंगे वाक्य, तो आपको इसमें अलग से कहीं भी का, की, के, रा, री, रे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ है। जैसे मेरा, तो मेरा की जगह पर ये लग गया विभक्ति री, मेरी बाइक खराब हो गई, ठीक है। अब आपको पता चल गया संबंध कैसे स्थापित हुआ। तो मेरी, किसी और की नहीं। आप इस विभक्ति का अगर प्रयोग नहीं करते तो मेरा बाइक खराब हो गया, वाक्य अशुद्धि हो गई। या फिर सिर्फ यूं कहें कि बाइक खराब हो गई, तो किसकी खराब हो गई, प्रश्न यही आता है कि किसकी खराब हो गई। फिर से वही नियम आप इस्तेमाल करेंगे जो बेसिक नियम है कि प्रश्न कर लेंगे किसकी खराब हुई, तो मेरी बाइक खराब हो गई। और दूसरा उदाहरण है कि मैंने अपनी किताब लिखी, तो किसने किताब लिखी, तो मैंने अपनी, यहाँ पर अपनी, नी जो है, नी का प्रयोग हो गया, तो मैंने अपनी किताब लिखी, और सॉरी ने का प्रयोग हो गया। तो इस तरीके से संबंध का पता चलता है कि किताब का किससे संबंध है, बाइक जो खराब हुई है उसका किससे संबंध है। तो खराब बाइक का संबंध मेरी बाइक है, इसलिए मेरा संबंध है उससे। और किताब का किस लिखी गई है, तो किसने लिखी है, तो मैंने लिखी है, मेरी किताब है, मैंने लिखी है। तो ये संबंध कारक हो गया। अगला देखते हैं अधिकरण कारक। इसमें है कि जिससे क्रिया के आधार, अर्थात क्रिया जो यहाँ पे हो रही है
तो उसका आधार में स्थान, समय, अवसर इन सब का ज्ञान हो जाए। सीधा और स्पष्ट आप समझिए कि उस कारक में, अधिकरण कारक में स्थान, समय, अवसर आदि का ज्ञान होता है। और इसमें जो विभक्तियों का प्रयोग होता है वो होती हैं में, भीतर, पर, पे। उदाहरण देखेंगे और स्पष्ट हो जाएगा कि मेज पर घड़ी रखी है। घड़ी कहाँ रखी है? तो मेज पर। मेज में नहीं रखी, मेज पर रखी है, तो वहाँ पर अधिकरण कारक हो गया, यानी कि स्थान मिल गया घड़ी को। कहाँ पे मिला है स्थान? मेज पे मिला है। तो घड़ी कहाँ रखी है? मेज पर रखी है, पर विभक्ति का प्रयोग हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, घर के भीतर रहो। भीतर, भीतर का स्पष्ट सीधा सीधा ही उदाहरण आप देख रहे हैं कि विभक्ति भीतर का प्रयोग हुआ है। तो घर के भीतर रहो या घर के अंदर रहो, अंदर को भी इसी श्रेणी में रखेंगे, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। संबोधन में देखते हैं 8वां और आखिरी कारक संबोधन कारक। ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी को संबोधित करना, यानी किसी को बुलाना, किसी को पुकारने के लिए बुलाना। जैसे हे, अरे, ओ, हो, अजी। अजी का तो प्रयोग आप जान ही रहे हैं, वैवाहिक जीवन में अजी, ओ जी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हालांकि जो वर्तमान समय में चल रहे हैं उसको आप इसमें मत डाल दीजिएगा। ये हिंदी के साहित्य के साथ बहुत ही बुरा होगा। जो आजकल के युवक युवतियाँ प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग नहीं, बल्कि हे, अरे, ओ, हो, अजी, ए, रे। तो जैसे उदाहरण देखेंगे कि किसी का नाम लेकर के कैसे नाम का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे चिन्हों का प्रयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गौतम, इधर आओ। ठीक है, जैसे आपके घर में ही आपका कोई बड़ा बुलाएगा तो वो इसी संबोधन के साथ बुलाता है, तो ये संबोधन कारक हो जाता है। कभी कभी हम ही भगवान के ही याद करने लगते हैं कि हे भगवान हमारी रक्षा करो। जब काफ़ी व्यथित हो जाते हैं, जैसे कोरोना के दूसरे चरण में काफ़ी व्यथित हो गए, तो लगभग सभी के मुंह से निकला, हे ऊपर वाले हमारी रक्षा करो कोरोना से, हे भगवान हमारी रक्षा करो। तो ये संबोधन कारक हुआ, समझाने के लिए सारी बातें आपके। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब ऊपर हमने 2 झगड़े छोड़ दिए थे, चलिए उन झगड़ों का निपटारा करते हैं। झगड़े थे किनके किनके बीच? तो झगड़े थे 2 लोगों के बीच, कर्म कारक के और संप्रदान कारक के। झगड़ा किस चीज़ को लेके था? तो को लेके था। कर्म कारक कहे कि को हमारी विभक्ति है और संप्रदान कारक कहे को हमारी विभक्ति है। अब चूंकि हमें पता है नहीं और हम परेशान कि इन दोनों के झगड़े का निपटारा कैसे करें, फिर हमारे दिमाग में बात आती है, हमने अध्ययन किया, हमने पढ़ा, हमने समझा और फिर पता चला कि को का प्रयोग दोनों कारकों में होता है। बात करेंगे संप्रदान को समझाने के लिए, हम कहेंगे कि हे संप्रदान, आप में जो प्रयुक्त को है, यानी कि संप्रदान में जो प्रयुक्त को है, वो जब भी प्रयोग होगा तो उसमें एक चीज़ आपको स्पष्ट नहीं दिखेगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं छुपा रहेगा। जब संप्रदान कारक में को का प्रयोग होगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं छुपा होगा के लिए। आप उसका पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो उसको आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो को का प्रयोग हुआ है वो कहीं ना कहीं एक जो है वाक्य बोल रहा है के लिए। उदाहरण देखते हैं और क्लियर होगा आपको कि रमेश सुरेश को पैसे देता है। अब यहाँ पर को जो प्रयोग हुआ है वो अनिश्चित नहीं है, निश्चित है। कैसे? रमेश सुरेश को पैसे देता है, ठीक है। रमेश सुरेश के लिए पैसे देता है। भाई अगर सुरेश के हाथ में उसने रखा है तो किसके लिए रखा है? आपको कोई पैसे देता है, आपने कहा कि हमें कपड़े लेने हैं, अपने गार्जियंस से कहा, अपने घर में कहा हमें कपड़े लेने हैं, तो अब कोई तीसरा व्यक्ति आपको देखेगा कि आपके पिताजी ने आपको पैसे दिए, तो वो यही कहेगा पिताजी पुत्र को पैसे देते हैं। तो आखिर किसके लिए दिया? किसी वस्तु के लिए दिया, किसी प्रयोग के लिए दिया। तो यानी कि वो आपके व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ही दिया गया है, आपके लिए दिया गया है। तो ये के लिए इसमें निहित है। यहाँ पर जो प्रयोग को का होगा। संप्रदान महाराज इससे संतुष्ट हुए कि हाँ ये बात सही है। फिर कर्म कारक के भी जिज्ञासा को शांत करते हैं कि आपका जो को है उसमें भाव निहित नहीं है के लिए का। जैसे रमेश ने सुरेश को मारा, तो अभी आप यहाँ नहीं पूछने जाएंगे कि रमेश ने सुरेश के लिए मारा, उसकी इच्छा थी मार खाने की, तो रमेश ने सुरेश के लिए मारा। यहाँ पर
इसमें आप इस वाक्य का अर्थ जब निकालेंगे इस को के, जब कभी परीक्षा में अगर ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं सीधे वाक्य दे करके विभक्ति कौन से इसमें कारक का प्रयोग हुआ है को विभक्ति के साथ, तो आप उसमें वाक्य को पूरी व्याख्या अपने शब्दों में करेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएंगे कि कहीं पे भी रमेश ने सुरेश को मारा, तो अब इसमें रमेश ने सुरेश के लिए नहीं मारा। अगर सुरेश के लिए मारता तो किसी तीसरे को मारता, मुकेश, गणेश, किसी और को मारता, लेकिन रमेश ने सुरेश को ही पीट दिया। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो गया कि ये सुरेश के लिए नहीं किया गया, ये डायरेक्ट एक्शन सुरेश पे ही हो गया, वही पिट गया, तो वहाँ पर के लिए निहित नहीं है। ठीक है, तो ये कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों उम्मीद करता हूँ संतुष्ट हो गए होंगे। अब ये झगड़ा नहीं करेंगे को के लिए। दूसरा झगड़ा हम ऊपर छोड़ के आए थे, करण कारक और अपदान कारक। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास भी से है, हमारे कारक करण कारक पे पास भी से विभक्ति है और अपदान कारक के पास भी से विभक्ति है। तो अब बहस यहाँ शुरू हो गई कि ये किसकी है, तो ये इन दोनों की ही है। और कैसे है वो देख लेते हैं कि करण कारक में जो से का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर करण कारक में हमने देखा ऊपर स्पष्ट तौर पे कि वहाँ पर जो है जिस साधन से क्रिया संपादित की गई, ठीक है, यानी कि जिसके माध्यम से कोई भी एक्शन लिया गया उसमें उसका पूरा रोल रहा, यानी कि वो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहा। इंग्लिश ग्रामर में के हिसाब से भी मैं समझा दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट के साथ करण कारक में उस एक्शन को करते समय जो चीज़ जुड़ी रही उससे, तो वहाँ पर वो विभक्ति जो से है वो करण कारक में आएगी। उदाहरण देखेंगे आप समझ जाएंगे कि राम साइकिल से स्कूल गया, यानी कि वहाँ पर तो काम ही जो होगा वो साइकिल से ही जाएगा, तो वो से जो वहाँ पर प्रयोग हुआ है वो उससे उसके जुड़ाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि बैठ के ही तो गया होगा। ऐसा तो है नहीं साइकिल आगे आगे गई या उसके बगल में गया, जैसे भी गया होगा, लेकिन उस साइकिल को ऑपरेट करने के लिए, उस एक्शन को करने के लिए, उस क्रिया को पूर्ण करने के लिए उसके साथ संपर्क स्थापित होना जरूरी है। यानी वो जो वाक्य में कही गई क्रिया पूर्ण हुई है, जो साधन का इस्तेमाल किया गया उसके साथ व्यक्ति का जुड़ाव है, सब्जेक्ट का संज्ञा का जुड़ाव है, तो यहाँ पर जो है करण कारक हो जाएगा जहाँ पर जुड़ाव दिखेगा। ये पूरी राम कहानी का एक बात है कि जब करण कारक में जो प्रयोग किया गया है से, उससे साधन के जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं अपादान में कि भाई अपादान ने कहा कि हमारे पास भी से है, तो अपादान जब आप देखेंगे तो अपादान में मैंने ऊपर बताया कि जहाँ पर अलगाव हो और उसकी विभक्ति से, अपादान कारक में ऊपर मैंने बताया है कि अपादान कारक की विभक्ति होती से, और अपादान का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर अलगाव प्रदर्शित हो। तो अब साइकिल से स्कूल गया, तो वो करण कारक वाला से हो गया, यानी कि जुड़ाव है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि अब अपादान कारक को हम कैसे पहचानेंगे, कब पहचानेंगे। उदाहरण में आप देखिए कि राम साइकिल से गिर गया, यानी कि साइकिल से गिरने के बाद उसका अलगाव हो गया, वो स्कूल नहीं जाएगा, साइकिल अलग गिरी पड़ी है, राम अलग गिरा पड़ा है, तो इन दोनों के बीच में अलगाव हो गया। तो यहाँ पर जो प्रयोग होगा से, वो अपादान कारक में होगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक कारक, और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।